तो फर्म के शुरुआत में हमें स्पेस में एक बहुत बड़ी मानक शप दिखाई जाती है जो दूसरे प्लानिट से ऐसे के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए जा रही थी। शप के अंदर सिब्बी एनजीनारस और एस्टेरनूड अपने अपने स्लैपिंग पोर्ट में सोए हुए थे। स्पेस शप ठीक अपने रास्ते पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में मौजूद बहुत से मैटरवीड इस स्पेस शप से टकरा गए। मैटरवेड्स का साइज बहुत बड़ा था, जिससे इस मानक शप को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अभी इसके पोर्ट स्पेस शप से छूट गए, इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और ऐसे ही एक इसके पोर्ट में हमें एंडी को दिखाया गया। वो हाइबरनेशन डेरकस की वजह से सो रहा था, लेकिन स्पेस शप के खतरे में आते ही इसका आई उसे जगाता है और इसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। उसके सूट की ऑक्सीजन फूल गया था है, जिसके बाद आई के ही रोबोटिक कामस उसे एक अजीब शाहिद सूट पहनाती हैं। एंटी के पोर्ट से बाहर ही देखा गया तो एंटी जैसे बहुत से और इसके पोर्ट देजे से किसी दूसरे प्लानिट पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा ना होने की वजह से कई पोर्ट इस प्लानिट पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स मारे जाते हैं। इन्हीं सिब्बी पोर्ट के साथ एंटी का पोर्ट भी उसी प्लानिट के पहाड़ी इलाके पर क्रैश लैंड करता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंडी अपने पोर्ट में ही बेहोश हो गया और उसे होश आया अपनी फैमिली की यादों से। एंडी के होश में आते ही एंडी का एआई उसे फौरन इस पोर्ट से निकल जाने को कहता है, लेकिन पोर्ट में खराबी की वजह से वहां की सारी ओपनिंग जाम हो गई थी। एंडी ने जब अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देखे तो इसमें फ्लीर गन भी नहीं थी, क्योंकि एंडी एक छोटा इंजीनियर था और उनकी कंपनी ने सिब्बी फ्लीर कन्सेनरस को दी थी। वो अकल रहा है यहाँ और अपने पास पड़ी हुई एक हथौड़ी टाइप किसी चीज से अपने पार्ट की विंडो दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने इसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी थी और इसने अंदर आकर अपने सूट को सेलेक्ट किया और तभी इसके एआई ने उसे बताया कि तुम्हारा पोर्ट जलने लगा है, जान बचाने है तो जल्दी इस वसिफ से बाहर निकलो। पीना एक मिनट आए कि वो पोर्ट से बाहर निकल ही आया, जिसके बाद इसका पोर्ट तबाह हो गया और अचानक उसे आसमान में आग भी जलती हुई दिखाई दी। वो आमी उठी हुई ये अब उसे की तबाह हुई स्पेस शप थी जो उसी प्लानिट पर आकर गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसके लहर ने एंडी को भी उठाकर कई किलोमीटर यहाँ से दूर फेंक दिया था। सबके बाद जब एंडी को होश आया तो एंडी ने अपनी एआई से पूछा कि वो इस टाइम कहाँ है। इसका एआई बताता है कि वो एक ऐसे प्लानिट पर हैं जिसे अभी किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। एंडी जब बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो उसके बारे में भी एआई को कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी इससे काफी दूर थे। ना चार वो यहाँ बैठने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी, जिस रोशनी की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने उसकी शव भी दिखाई दी जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो इसे अग्नार कहते हुए आगे बढ़ जाता है। उसने सिर्फ शव को अग्नार नहीं किया बल्कि शव के ऊपर अजीब किसी के पंजों के और खूनों के निशानों को भी अग्नार कह दिया था, जो इसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। लाइट के पास पहुंचते पर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जो कि वहां पर उसी के साथ का एक और सर्वाइवर मौजूद था जो भी एंडी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। इस एस्ट्रोनॉट का ख्याल था कि उन दोनों के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। डेविन उनकी शव के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था और उसे अर्ज पर सिंगल भेजना बहुत अच्छे से आते थे। उसने अर्ज पर सिंगल भेजने के लिए यहाँ पर एक सीट अप भी लिखा लिया था। वो एंडी को बताता है कि यहाँ से अर्ज तक एक पैगाम जाने में भी पूरे 8 माह लग जाएंगे और अर्ज से यहाँ तक कोई भी इमरजेंसी शप आने के लिए पूरे 2 साल का वक्त लगेगा। लतफ्ता 3 साल इन्हें यही रहकर सर्वाइव करना होगा और फिर कहीं जाकर उम्मीद बिन लेगी वापस अर्ज पर जाने की। ये सुनकर एंडी तो बस उदास ही हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग नहीं जा पाएंगे वापस। तब डेविन उसे हौसला देता है और कहता है कि अपने अंदर उम्मीद की किरण जलाए रखो, हम जरूर वापस जाएंगे। एंडी पूछता है हम सर्वाइव कैसे करेंगे। जवाब में डेविन कहता है जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं हम उनके गोश्त पर पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 का फीस आता है और ऐसे में डेड बॉडीज खराब भी नहीं होंगी। ना चाहते हुए भी एंडी को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। उनकी यानी बातों को दरानत एंडी का पाँव एक वायर में फिसता है और वायर एको कमेंट से इधर जाते हैं, जिसे लगाने के लिए एंडी पीछे मर जाता है। जब वो वायर लगा रहा था तो हमें देखने को मिला एक अजीब बड़ी सीकर के चरने उसके साथी के ऊपर हमला करके वो उसे वहां से ले गया और एंडी ने जब बेचे देखा तो उसका साथी कहीं भी नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। वो तो चला गया था, लेकिन अब एंडी को तो अर्स पर मैसेज भेजना था। वो दोयन के बताए हुए तरीके से इसकी मशीन इस्तेमाल करता है और अर्स पर मैसेज भेज देता है। यहाँ से उसने दोयन की गिन भी ले ली थी, क्योंकि आगे चलने पर ये इसके बहुत राम आने वाली थी। आगे पढ़कर यहाँ रहने के लिए एंडी कोई तकाना रोन रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई तकाना नजर नहीं आता। उसका एआई उसे बताता है कि इसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं रही। ये सुनकर इसकी फ्रस्ट्रेशन और पहुंचाती है और वो जोर जोर से चलाने लगता है, लेकिन तभी इसकी रेडियो पर उसे किसी की आवाज सुनाई थी। ये नावमी की आवाज थी, इसकी सीनियर एस्ट्रोनॉट जो भी सर्वाइव कर गई थी। इस टाइम नावमी इससे कांटेक्ट करके और उसे बताती है कि मेरी टांग मेरे पॉड में फंस गई है, मुझे मजाने में मेरी मदद करो। लेकिन एंटी का एआई स्कैन करके बताता है कि नावमी का पॉड इससे इतना दूर है कि 2 दिन इसे चलकर जाने में लग जाएंगे और इतनी ऑक्सीजन इसके पास नहीं है।
तब नावमी इससे कहते हैं तो मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास ऑक्सीजन काफ़ी है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। अपने एआई की बातों को अगनूर कहते हुए वो नावमी की जान बचाने के लिए निकल चुका था। दिन से रात हो गई, चलते चलते वो थक भी गया और तभी उसे अचानक पीछे से खौफनाक किसी के हुर्राने की आवाज़ आई। पीछे मिलकर जब उसने देखा तो उसे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसने एआई को भी स्कैन करने को कहा लेकिन एआई भी अंधेरी में ज़्यादा कुछ नहीं स्कैन कर पाया और एआई ने वजह बताई कि कंपनी ने जॉनीरस को पुराने मॉडल का एआई दिया था जो अंधेरी में ज़्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते और ये सब इन्होंने पैसा बचाने के लिए किया था। ये सिंगर अंडी को और शौक रखता है। अंडी को लगा था कि यहाँ कहीं कोई कैरीचर है लेकिन अंडी ने उसे अपना वहम समझा क्योंकि कोई कैरीचर अभी तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखे थी। कौड़ी आगे बढ़ने पर उसे जमीन पे अजीब वाव गरीब होल दिखाई दिया जो किसी के पांव के निशान लग रहे थे। उनका पीछा करते हुए वो आके पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया और वो समझ गया कि यहाँ पर मकड़ी की तरह की कोई क्रीचर रहती है और ये बात वो नावमी को भी इन्फॉर्म कर देता है। डर कर वो यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी इसके एआई ने स्कैन करके बताया कि इसके बहुत से मेंबर्स यही आसपास इसके गर्दी हैं। वो देखता है कि इसके वो मेंबर्स लड़ते हुए उसके करीब पे आ रहे थे और जब वो रेडियो के जरिए से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी उसे रेस्पॉन्ड नहीं किया और वो समझ गया कि जरूर इसके सिब्बी साथियों को उन स्पाइडर जैसे एलियंस ने हमला करके खा लिया होगा और उनके पीठ के अंदर से ही ये सारे सिग्नल आ रही हैं। वो यही सब सोच रहा था कि उसे दोबारा से वही खौफनाक आवाजें अपने आसपास से सुनाई देने लगी जैसे कोई कैरीचोरी इसके तरफ पड़ रही हो। वो अपने हेलमेट की लाइट पर बंद कर देता है और वहीं छप जाता है लेकिन कैरीचोरी शायद अभी भी उसे देख पा रही थी। वो इसके तरफ पड़ रही थी जिससे बचने के लिए एंडी अपने हाथ में पकड़ी हुई फ्लीर गन से इसके ऊपर हमला कर देता है। जहां रोशनी होने पर सारी कैचर्स उसे देख लेती हैं और सभी इसके पीछे पड़ जाती हैं और ऐसे उसे ये बात पता चल जाती है कि एलियंस रोशनी में इन्हें इससे ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। खैर जितने भी ये एलियंस इसके पीछे पड़े थे उनसे बचने के लिए ये भागने लगा और भागते भागते एक बड़ी सी पहाड़ी से नेचर गिर गया। हैरान कंतूर पर इतनी बड़े हादसे के बाद भी एंडी बच गया था। ऊपर से वो कैरीचर इसके ऊपर खड़ा रहा था क्योंकि वो कैरीचर नेचर नहीं आ सकता था और इसके पीठ में हम चार अंडी जैसी और लोगों के भी सिग्नल देख पा रहे थे। यहाँ गिरने के बाद अंडी का सोट फट चुका था। इसके सोट से ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी इसलिए वो अपने एक स्प्रे से अपने सोट को सील करता है और तभी इसके रेचियों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये दोयन था जिसे हमने पहले में देखा था। दोयन उसे कहता है मेरी मदद करो, मैं इस कैरीचर से लड़ना हूँ। एनडीपी ये जानकर हैरान हुआ था कि दोयन अभी तक जिंदा है लेकिन अभी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहाड़ी पर चढ़कर दोबारा इस कैरीचर के पास जाए और दोयन की मदद करे। तब नावमी उसे हौसला देती है और कहती है मैं जानता हूँ तुम थक तो गए होगे लेकिन तुम्हें दोयन की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाएं। ये सोचकर और नावमी की बात मानते हुए वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि दौरीन बड़ी बहादुरी से एक टाइम में दो क्रीचर से लड़ा और फ्लीर गन से उनके ऊपर हमला कर रहा था। इसने जैसे ही एंडी को देखा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से आने वाली एक क्रीचर ने इसे पकड़कर मार डाला। यहाँ पर क्रीचर्स भी एंडी को देख चुके थे। वो लोग अब एंडी की तरफ इसे मारने के लिए पड़ते हैं और एंडी को बचाने के लिए जहां नावमी अपने एआई की सर्किल बाकी सारे पोर्ट्स का एआई सिस्टम ऑन कर देती है जिनसे उन सभी पोर्ट्स की लाइक ऑन हो जाते हैं और ये सारे की सारी क्रीचर्स उन पोर्ट्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे एंडी को भागने का मौका मिल जाता है। भागते हुए एंडी एक अजीब सी चुका पर आ गया था। ये चुका पहाड़ों के दरमियान पनीन पे इंतहा खूबसूरत थी। यहाँ पर पर्पल कलर के जुगनू थे। कुछ देर के लिए तो इंजन की खूबसूरती महक हो गया। अचानक एक जुगनू आकर इसके हेलमेट पे बैठ गया। हेलमेट पे बैठते ही इस जुगनू का रंग लाल हो गया और ऐसे ही बहुत सारे जुगनू अब इसके सोट पे भी आकर बैठ गए। सोट पे बैठते ही उन सारे जुगनुओं ने इसके सोट को डैमेज करना शुरू कर दिया था जिससे वो जान गया कि ये जुगनू भी खतरनाक हैं। इसलिए फौरन इन जुगनू को अपने सोट से हटाते हुए वो यहाँ से भाग निकला। भागते हुए अब इसका पाँव एक अजीब से एक गड्ढे में फिसा था। इसने देखा कि ये कोई गड्ढा नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर ही था, एक बड़े से मुंह वाला मॉन्स्टर जो इसे पकड़कर निकलने लगा। एंडी को बहुत बुरा लग रहा था। इसके पीठ के अंदर इसकी पीठ की जिसे देखकर एंडी को उल्टी भी आने वाली थी और घटन भी हो रही थी। उसे हार्ट अटैक आने लगा। इसकी ये कंडीशन देखकर इसका एआई इसको फौरन ही करंट देता ही जिससे उसकी अपनी हालत भी बेहतर हो जाती है और इसके साथ साथ ये शो के एलियन कैरीचर को भी लग जाता है जिससे ये एलियन कैरीचर एंडी को अपने मौत से बाहर लड़त और फाइनली एंडी इससे बच जाता है। एंडी को मौत से बाहर निकलने के बाद ये कैरीचर दोबारा इसके पीछे पड़ गया जिससे बचने के लगे एंडी आगे की तरफ भागा। जो एक टनल बनी हुई थी उसे छपने के लिए ठीक जगह लगी लेकिन यहाँ आना भी इसका गलत साबित हुआ क्योंकि ये इन्हीं जुगनों की एक टनल थी जिनसे वो बचकर भाग रहा था और उन जुगनों ने दोबारा इसके सोट के ऊपर हमला कर दिया। सोट के फटने की वजह से इसकी सोट की ऑक्सीजन भी लीक हो गई थी। ऑक्सीजन तेजी से डाउन हो रही थी। ये देखते हुए एंडी नावमी से कहता है शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं शब तक ही वापस जा सकता हूं और वहां जाकर मुझे उम्मीद है कि कोई एक आध पोर्ट तो मिले जाएगा जहां से मैं ऑक्सीजन रिफिल कर पाऊं और अपनी जान बचा पाऊं। ये सुनकर नावमी कहती है
ठीक है, तुम शब तक ही जले जाओ, मैं अपना कोई जगह कर लूंगी। लेकिन अंडी जानता था कि वो अकेली नहीं बच पाएगी, उसीलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर नावमी को ही बचाने का सोचता है और तेजी से भागता है नावमी की तरफ, ताकि जल्द से जल्द वो नावमी के पास पहुंच जाए। नावमी के बहुत करीब पहुंचते ही इसकी एक्शन बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए नावमी तक पहुंचे गया और नावमी के पार्ट पे आने के बाद वो बिल्कुल बेहोश होते हुए नीचे गए। नावमी फौरन अपने पार्ट का दरवाजा खोलकर अंडी को अंदर ली लेती है और ऑक्सीजन मिलने पर अंडी को होश आ जाता है। यहाँ अंडी देखता है कि नावमी का पाक फंसा हुआ था, इसलिए वो निकल नहीं पा रही थी। वो अंडी के पाक को जब निकालने की कोशिश करता है तो अंडी को बहुत दर्द हुआ। यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे ये लोग इसके पाक को छुड़ा सकते। तब नावमी की इमरजेंसी कसट को खोलकर दो चार चीजों को मिलाते हुए एंडी एक लीवर बनाता है और इसकी मदद से वो नावमी की टांग को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इतना बुरा फंसने की वजह से इसकी टांग हल्की सी फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन ये तो शक्र था कि इसकी जान बच गई। ये लोग अब अपने रेपिलिंगस पे और फ्लीरगिन को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ बाहर निकलते ही बहुत सारी कैलिवचूस ने इन्हें आसपास से खेल दिया था। उनसे बचने के लिए उन दोनों को यहाँ से भागता था, लेकिन नावमी कितने पाउंड में दर्द था। तब इसका उसे एक हाई डोज मेडिसिन एजिकट करता है जिससे उसे दर्द का एहसास न हो और ये लोग भागते रहते हैं। इन्होंने अक्लमंदी ये दिखाई कि अपनी डेडिकेशन को शव के तरफ रखा और आखिर ये लोग शव के इस हिस्से तक पहुंचते जो थोड़ा सा ठीक हालत में था। यहाँ पे नावमी उसी तरह शव के एक कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में वो कामयाब भी हो जाती है। अब ये शव के अंदर गए थे कि बहुत सारे क्रीचर उनके पीछे आ गए और नावमी ने फौरन शव का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे इस क्रीचर का आधा जिस्म कट के रह गया। ये देखकर एंडी को अल्दीर आने ही वाली थी, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया और आगे ये तरफ बढ़ा। इन लोगों ने काफी देर पाक सुकून का सांस किया था उससे पहले कि यहाँ पर कुछ बातें इन्हें देखने को मिलता है कि उनकी स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक दो गरीजर आकर बैठ गई थी जो अब उनके पीछे पड़ जाती हैं। उनसे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक और केबल में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आकर तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक गैस चैम्बर था। बेबसी में एंडी दरवाजे को मारने लगा, लेकिन कि दरवाजा खुल नहीं रहा था। यहाँ फंसने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से बातें करें। नावमी से कहते हैं तुम इतने नाम उम्मीद क्यों हो, हर वक्त मरने की बातें क्यों करते हो, जिस पर एंडी कहता है मरना ही बेहतर है। नावमी उसे कहते हैं मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, क्या तुम्हारी फैमिली। ये सुनकर वो उसे अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है। एक हैप्पी फैमिली थी, इसकी वाइफ और बेटा इससे बहुत प्यार कहते थे, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो दोनों मारे गए और एंडी बच गया। एंडी इससे कहता है उस वक्त मेरी ही गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं। वो सब मेरी ही गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं। इस संख्या नावमी कहती है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये लोग अब एक दूसरे को यहाँ पर गले लगाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये उनके जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, लेकिन तभी नावमी नोटिस करती है कि एंटी के सोट पर वो जुगनू थे जो पहले भी इसके सोट पर हमला कर रहे थे। वो उन जुगनू को उठाती है और अपने दरवाजे पर फेंकते हैं, जिससे ये जुगनू दरवाजे के साथ साथ दरवाजे के पीछे खड़े एलिन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जो एलिन बार बार इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब दरवाजा खुल चुका था, इन्हें यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग जब बाहर की तरफ भागे तो एक और कैरियर उनके पीछे पड़ गई, इससे ये लोग कैसे जान छोड़वा थे। अब नोमी को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि हम लोग उसे स्कीपोर्ट के नीचे ले जाकर नुमाए देंगे, लेकिन इमरजेंसी स्कीपोर्ट की छूटने में भी 15 मिनट लग जाते थे, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एंडी डिसाइड करता है पहले स्कीपोर्ट तक पहुंचने का। स्कीपोर्ट स्पेस शप के निचले हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए नहीं काफी टाइम लग जाता, लेकिन जब भी देखते हैं कि वो करकीचर उनके पीछे है तो ये दोनों बिना डरे जंप कर देते हैं और वो करकीचर भी अपने बड़े बड़े पाउंड स्पेस शप में फंसाते हुए उनके पीछे आ जाती है। एंडी स्कीपोर्ट में बैठकर उसे की कोशिश करता है, जबकि नावमी अपने आप को एक तरह के अट्रैक्शन की तरह बनाकर करकीचर को अपने पीछे लगाते हुए इस कैरिचर तक लेकर आती है जिसमें एंडी इसे रिलीज करने के लिए बैठा था। कैरिचर के ठीक इस कैपोर्ट के नीचे आते ही एंडी की इस कैपोर्ट भी रिलीज हो जाता है और फाइनली उनकी जान इस कैरिचर से बच जाती है। इस कैपोर्ट के नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। हमें पता चला था कि इस कैपोर्ट में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो रिलीज कर पाए। इसको एनर्जी देने के लिए एंडी ने अपने सोठी सारी एनर्जी यूज कर ली, जिसके नतीजे में वो मारा गया था। इसने ये सैक्रिफाइस नावमी को बचाने के लिए दिया था। नावमी ये बात समझ गई थी, उसे मरा हुआ देखकर वो यहाँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड एंडी ने आंखें खोल दी। वो यहाँ रेविल हवा के एंडी मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देखकर नावमी के जान में जान आती है। ये लोग इस टाइम इतने इमोशनल थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक उनके मुंह पे एक रोशनी टकराई और इन्होंने देखा कि सुबह हो
चुकी थी। ये लोग अपने स्पेस शप की विंडो की तरफ आते हैं और इस अजीब व गरीब खतरनाक प्लांट की खूबसूरती को देखने लगते हैं। जो भी था ये तो इन दोनों ने माना था कि ये प्लांट था बहुत खूबसूरत और अगले 3 साल तक इन्हें ऐसी प्लांट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शप इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आती। 3 साल तक ये लोग एक दूसरे का साथ देने वाले थे और इंतजार करने वाली थी। यहाँ नाओमी आंटी का हाथ पकड़ ली दी है और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।